कंपाउंड पेंडुलम, जिसको फिजिकल पेंडुलम भी कहते हैं। फिर आ जाएगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर इसके बाद आ जाएगा जी लसीजियस फिगर। फिर आ जाएगा जी डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। थैंक यू जी, वेलकम। बिल्कुल आज टीचर डे है, तो बिल्कुल आपको विश करना चाहिए जिन जिन से आपने जो कुछ सीखा है, क्योंकि टीचर्स के लिए और इससे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अगर स्टूडेंट जो है उसको विश करते हैं और इतना उसका रिगार्ड करें। थैंक यू मोहम्मद तैमूर साहब। अच्छा जी, ये था हमारे पास ऑसिलेशन। इसके बाद चले, इसके बाद अगर टाइम बचेगा तो हम चैप्टर जो है ग्रेविटेशन में केपलर्स लॉ देखेंगे। ये बाद में देखेंगे, ठीक है जी, क्योंकि ये भी काफ़ी लेंथी पोर्शन है। अगर टाइम बचेगा तो फिर हम उसके बाद देखेंगे इसको जी। अब आपको ये बिल्कुल जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, ये क्लियर है आपको? गुड। अच्छा जी, इसको ज़रा अपना थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करें, मैं पहले देख लूँ। अभी हमने जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन है वो कंप्लीट किया है, और जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन था अगर आप देखें तो आपके उसमें से 2 क्वेश्चन जो हैं वो हो गए हैं, क्योंकि केपलर्स आपने करना है बाकी जो है तो रोटेशनल डायनामिक्स और अपना क्या कहते हैं वेक्टर एनालिसिस, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, ऑलमोस्ट इनमें से जो है वो आपका क्वेश्चन जो है हो जाता है। लेकिन अभी हम मेजर पोर्शन देख रहे हैं, ऑसिलेशन देखेंगे, इसके बाद हम इंटरफेरेंस देखेंगे। इंटरफेरेंस के बाद जो है फिर जो कुछ टॉपिक रह गए वो मैं आपको फिर बता दूंगा मैकेनिक्स के अंदर, इस पूरे पोर्शन के अंदर जो आएंगे, ठीक है जी। तो नो स्टार्ट ऑसिलेशन। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसको कहते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, SHO सॉरी।
असल में ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि डिस्कस द मोशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हमें ये पता है कि मोशन की जो टाइप हैं उसमें एक लीनियर मोशन होती है, ट्रांसलेशनल मोशन होती है। अगर एक बॉडी जो है वो स्ट्रेट पाथ पे स्ट्रेट रोड के ऊपर जाता है तो उसकी मोशन जो होती है वो वन डायमेंशनल, जिसे हम लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। लेकिन अगर बॉडी जो, अब उसकी जब मोशन की बात करते हैं तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है जी, और उसका टाइम पीरियड क्या होगा, एटसेट्रा। ये किसी भी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करने के उसके पैरामीटर हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी टाइप की मोशन आ जाती है, ट्रांसलेशनल मोशन के बाद आ जाती है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। अगर कोई बॉडी जो है वो अपनी मोशन को रिपीट करती है तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है, फॉर एग्जांपल एक मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है उसमें जो एक बॉडी जिस ब्लॉक जो स्प्रिंग के साथ अटैच है दैट विल ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो ये सारी उसी तरीके से आप कह सकते हैं अपना अगर आपके पास एक स्केल है उसको आप फिक्स कर देते हैं और इसको आप मूव करवाते हैं तो ये ऑसिलेट करेगा। तो ये सारी की सारी जो मोशन है ये ऑसिलेटरी मोशन है, क्योंकि ये अपनी मोशन को एक फिक्स पॉइंट के गिर्द रिपीट करती हैं। तो इसमें जब हम डिस्कस करेंगे तो अगेन सबसे पहले तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, हम इसका वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे, ये पैरामीटर या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब जब हम किसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले तो हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सेम यही तरीका होगा अगर हम पहला वाला टॉपिक, दूसरे वाला टॉपिक, तीसरे वाला टॉपिक और ये चौथे वाला टॉपिक, जितने भी ये टॉपिक हैं ये सारे के सारे इसी के ऊपर बेस करेंगे। तो अब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास जो सिंपल एग्जांपल है वो है एक मैस स्प्रिंग सिस्टम की। तो हम सबसे पहले मैस स्प्रिंग सिस्टम को ही डिस्कस करते हैं क्योंकि ये एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। अब ये देखें, आपने पढ़ा होगा इनिशियली क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर किसी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करना है कि वो वाकई सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसके लिए ये आप प्रूव करते थे कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द मीन पोजीशन। कि जब बॉडी एक्सेलरेट करती है अबाउट मीन पोजीशन तो उस वक्त उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है और एक्सेलरेशन इसके प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज अगर हम प्रूव कर दें तो ये चीज बताती है कि ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में एग्जीक्यूट करती है। स्क्रीन अब छोटी कर दूं तो ले जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको अपना इसकी मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो आपके पास ये फिगर जो है, ये फिगर में डिफरेंट केसेस लिए हुए हैं। तो बोर्ड नहीं नजर आ रहा जिनको, किसी ने लिखा ब्लर्ड। चले, अच्छा जी, आपको बोर्ड जो है बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है बोर्ड में? बोर्ड सबके लिए विजिबल है जो उस पर लिखा हुआ है या कोई प्रॉब्लम है? ब्लर है जी। नहीं नहीं, वो बोर्ड की पिक्चर तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जो मैंने लिखना है वो भी तो आपको नजर आना चाहिए। और दूसरा ये कि इसके जो अपना नोट्स हैं वो आप सबको अवेलेबल हैं, क्योंकि ये पहले मैंने उनको कहा था कि ये स्कैन करके आपको दे दिए जाएं ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात की है। तो इसमें सबसे पहले केस हमारे पास जो फिगर ए है, इसमें क्या है कि हमारे पास एक ब्लॉक जिसका मैस m है और उसको हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। अब ये देखें, ये ब्लॉक जो है वो अपनी मीन पोजीशन पे होगा जब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इस फोर्स की वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा, एक्सटेंशन पैदा होगी और ये ब्लॉक जो है
वो अपनी मीन पोजीशन से एक्सटेंड कर जाता है। और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है वो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू हुक लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, मार्कर तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जितनी भी आपने फोर्स अप्लाई करनी है उतना ही ज्यादा उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा, यानी इलास्टिसिटी के बियॉन्ड नहीं जाना आपने, इलास्टिसिटी के अंदर रहते हुए ये काम करेंगे। तो जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। तो फोर्स अगर ये प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, कांस्टेंट आ जाएगा, जिससे हम क्या कहते हैं के क्या है, दैट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये डिपेंड करता है, वो जो स्प्रिंग है उसकी नेचर उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये देखें जी, हमारे पास हुक लॉ के मुताबिक आया है। ऑब्वियसली जब हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। जब इसमें वर्क करेंगे, जितना ज्यादा वर्क करेंगे वो उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं जो इसके ऊपर वर्क डन किया गया है, एज द वर्क डन इज, वो जो वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, डेट इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। और यहां पे क्या आ जाएगा, 0 टू एक्स, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट जो कर रहे हैं वो इनिशियल से फाइनल इस वैल्यू पे। तो अब एफ की वैल्यू आपने ये ऊपर निकाली हुई है, तो ये आ जाएगा 0 टू एक्स के एक्स इंटू डी एक्स। तो यहां से हमारे पास के बाहर आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर ओवर 2, तो ये आ जाएगा हाफ के एक्स के। ये वर्क आ गया जी, ठीक है जी। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जितना वर्क किया जाएगा वो इसमें किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, एनर्जी की फॉर्म में। लिमिट्स हम ये ले रहे हैं क्योंकि जब जहां से हम बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो जहां से हम उसको एंड पे लेके जा रहे हैं वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स। तो एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से किसी भी वेरिएबल वैल्यू तक जा रही है, इसलिए हम 0 टू एक्स ले रहे हैं इसको, इस वजह से लिमिट ले रहे हैं। अब ये देखें कि जितना इसके ऊपर वर्क किया जाएगा दैट विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कौन सी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। तो दैट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या हो जाएगी 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अब यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें एनर्जी के हवाले से, तो ऑब्वियसली जितना हमने वर्क किया है वो उसमें एनर्जी की फॉर्म में आ गई है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो इसका मतलब है जब हम उस ब्लॉक को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जा रहे हैं तो हमने उस पर वर्क किया, जितना वर्क किया वो उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ। कौन सी एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने रिलेशन भी यहाँ पे निकाल दिया है। अब उसके बाद क्या है कि अगर हम वहां पे जाके इस ब्लॉक को छोड़ देते हैं तो वो ब्लॉक जो है दैट विल बी मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जब वो दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो अब वो जो उसके अंदर स्टोर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पे कन्वर्ट होगी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और जब वो मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है जी। लेकिन इनर्शिया की वजह से वो ब्लॉक जो है वो मीन पोजीशन पे तो रुकेगा नहीं, दैट विल बी मूव टुवर्ड्स द अनदर पोजीशन, दूसरी साइड पे जाना शुरू हो जाएगा। जब वो दूसरी साइड पे जाएगा तो फिर अगेन वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो फिर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो वो दोबारा जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा दूसरी साइड पे तो वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें कि जब ये मास स्प्रिंग सिस्टम जो है वो ऑसिलेट करता है तो इसमें एनर्जी भी ऑसिलेट करती है। अब ये एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ऑसिलेट करती है। मेन पोजीशन पे उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, एक्सट्रीम पोजीशन में उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जब वो मीन और एक्सट्रीम के दरमियान किसी भी पॉइंट पर वो बॉडी होगी तो उसमें उस वक्त टोटल एनर्जी जो है दैट विल बी द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसको हम एनर्जी की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि ये जो हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन आया है। लेकिन हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन या हम इस बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करने की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी तरफ जब जाएंगे तो हमें ये पता है कि जब ये ब्लॉक जो है, जब ये ब्लॉक के ऊपर हमने इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाई है तो ऑब्वियसली इसके अंदर एक ऐसी फोर्स स्टोर हो गई है जो इसको वापस दोबारा मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रही है। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। तो एज द रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगी जी,
रिस्टोरिंग फोर्स जो है डेट विल बी इक्वल टू के एक्स, वो क्योंकि उतनी ही होगी जितनी अप्लाइड फोर्स होगी, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किधर है, मीन पोजीशन की तरफ होती है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया जी, इसको रखें जी इक्वेशन नंबर 1। लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर यहाँ से ब्लॉक को हम छोड़ते हैं तो ब्लॉक वापस मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो जब बॉडी वापस मूव करती है या वो ब्लॉक मूव कर रहा है तो उसमें क्या चीज पैदा होगी, एक्सेलरेशन, न्यूटन लॉ के मुताबिक। और ये एक्सेलरेशन जो है वो किस फोर्स की वजह से, वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो हम यहां पे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक इसमें क्या चीज पैदा होगी, एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा, ये दूसरी होगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स आ जाएगा जी। क्लियर हो गई। अगर आप गौर से देखें तो ये सारी चीज क्या है, ये के ओवर एम जो है ये तो कांस्टेंट आ रहा है, तो ये ए इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू एक्स आ जाएगा, और a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये वो कंडीशन है जो हमने प्रूफ कर सकते हैं या प्रूफ की है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और ये किस तरफ है, ये मीन पोजीशन की तरफ होता है। ठीक है जी, बहरहाल ये आप ना भी करें तो अंडरस्टूड है कि ये बॉडी जो है दैट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन पे थे। सो वी हैव a इज इक्वल टू माइनस के। ए जो है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीन पोजीशन, इसलिए कि जब आप बॉडी को छोड़ेंगे तो वो बॉडी किधर जाएगी, वो मीन पोजीशन की तरफ ही आनी है। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जब ये ब्लॉक जो है वापस आ रहा है तो उस वक्त एक्स की वैल्यू में क्या हो रही है, कमी नहीं आ रही, क्योंकि जैसे जैसे ये वापस आ रहा है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उस वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो इसीलिए नेगेटिव साइन इसके डिस्प्लेसमेंट के साथ आ रहा है। और एक्सेलरेशन इस तरह भी हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होता है। तो अब ये देखिए, हमें पता है एक्सेलरेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द डबल डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो हम फिर इसको लिख सकते हैं डी स्केयर एक्स बाय डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस के एम इंटू एक्स। ठीक है जी, और ये थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड को बड़ा कीजिएगा, नीचे नजर आ रहा है कि नहीं, कहां तक है, मैं देख लूं, पूरा ही है ना, यहां तक, चलें ठीक हो, बेशक छोटा कर दें। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगी डी स्केयर एक्स बाय डी टी स्केयर प्लस के ओवर एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाती है जी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, इट इज द इक्वेशन ऑफ फोर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। और अगर हम इसको गौर से ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है जी। ये क्या बनती है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। अब हम इसका क्या करेंगे जी, सॉल्यूशन निकालते हैं। अब हम इसका निकालते हैं जी सॉल्यूशन। तो ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जरा ये समझने वाला पॉइंट है, एज द सॉल्यूशन ये हमारे पास था जी डी स्केयर एक्स बाय डी टी स्केयर माइनस के ओवर एम इंटू एक्स, इसको रख लें इक्वेशन नंबर 3। हम इसका सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं जी, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं। अब ये जरा गौर से देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम यहां पे लेट करते हैं हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो
जिस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लिया जाए, एक्स हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डबल डेरिवेटिव लिया, एक दफा डेरिवेटिव लिया फिर दोबारा डेरिवेटिव लिया, जब इसका डबल डेरिवेटिव लिया तो ये इटसेल्फ आ गया, ये दोबारा साथ क्या आया है, साथ हमारे पास कोई एक टर्म आई है कांस्टेंट और साथ नेगेटिव साइन आया है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये बनता है, इसका जो सोल्यूशन है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डबल डेरिवेटिव लिया जाए और वो फंक्शन जो है वो इटसेल्फ दोबारा आ जाए और साथ कोई कांस्टेंट और नेगेटिव साइन के, वो कौन सा फंक्शन है जिसका डबल डेरिवेटिव लिया जाए और वो फंक्शन दोबारा इटसेल्फ रिपीट हो और विद सम कांस्टेंट और नेगेटिव साइन के साथ। तो वो फंक्शन बनता है जी साइन का या कोसाइन का, स्क्रीन छोटी कीजिए, साइन का या कोसाइन का वो फंक्शन बनता है। या साइन और कोसाइन, आप सही कह रहे हैं। तो ये देखें, अगर हम यहां पे लिख देते हैं, सपोज करें जी, मतलब ए कोज ऑफ ओमेगा टी, कोज ओमेगा टी कर लेते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव एक दफा लेंगे तो आएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, दोबारा लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये देखें, ये साथ कांस्टेंट आ गया और ये कोस दोबारा रिपीट हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि इसका डबल डेरिवेटिव लिया तो वो इटसेल्फ आया विद सम कांस्टेंट और नेगेटिव, तो फिर इसका सोल्यूशन भी जो है वो कोस और साइन की फॉर्म में होगा। तो हम यहाँ पे फिर इसका डायरेक्ट सोल्यूशन लिखते हैं, द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इज, वो क्या होगा जी, वो होगा जी x इज इक्वल टू एक्स एम माइनस के ओवर एम, सॉरी एक्स एम कोज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है जी, इसका डायरेक्ट सोल्यूशन लिया है। फाइव जो है, ओमेगा टी जो है ये फेज एंगल है, इनिशियल फेज एंगल है, और फाइव जो है, सॉरी ओमेगा टी फेज एंगल है और ये फाइव जो है इनिशियल फेज एंगल होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखें, और ये एक्सएम का कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा है मैक्सिमम, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब इसको हम, ये जो सोल्यूशन है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को। अब यहाँ से हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी जी, वेलोसिटी होगी जी v इंटू एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। इसका डबल, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, तो वो क्या आ जाएगा जी, वो हमारे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ गई। और अगर हम एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू डी स्केयर एक्स बाय डी टी या डी वी एक्स बाय डी टी। तो ये हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्केयर एक्स एम, यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसी को हम कह सकते हैं आल्सो ए एक्स इज इक्वल टू, अगर आप ये देखें तो ये किसके बराबर है, एक्स एम कोस ओमेगा टी फाइव, ये तो आ जाता है एक्स के बराबर। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्केयर एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब क्योंकि हम ओमेगा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, नहीं आप डायरेक्ट सोल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमने नोट्सों में भी लिखी हुई है कि हमें ये पता है कि जो हमारे पास ऐसा फंक्शन जिसका डबल डेरिवेटिव लिया जाए और वो फंक्शन इटसेल्फ है, वो साइन और कोसाइन का होता है, तो लिहाजा इसका सोल्यूशन जो है वो साइन और कोसाइन की फॉर्म में ही होगा, इसीलिए हमने वो लिखा है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा। बल्कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये वाली जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डी स्केयर एक्स बाय डी टी स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर इंटू एक्स। इसको रखें इक्वेशन नंबर 4। अब ये देखें, एक हमने ये निकाली थी डी स्केयर एक्स बाय डी टी स्केयर, और एक हमारे पास ये है डी स्केयर एक्स बाय डी टी स्केयर। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं जी। इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो ये हमारे पास आ जाता है ए ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू के ओवर
एम, या ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर एम अंडर रूट। जब ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी तो टाइम पीरियड भी हम फिर यहाँ से निकाल लेंगे। तो टाइम पीरियड किसके बराबर, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आ जाएगा, के ओवर एम। तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा। इसी तरीके से फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे। फ्रिक्वेंसी क्या जाती है, म्यू इज इक्वल टू 1/t। तो ये आ जाएगी टी, सॉरी एफ ले लें या म्यू ले लें, एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/t इज इक्वल टू एम ओवर के। तो ये सारे के सारे पैरामीटर जो हैं वो डिस्कस हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। ये पिक्चर ले लें इनकी। टाइम पीरियड वही आ गया ना, जस्ट जब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आई तो टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एम ओवर के, हाँ सॉरी ठीक है, एम ओवर के ही बनेगा जी, क्योंकि नीचे आ रहा है के ओवर एम आएगा। ले लें अब ले लें। ठीक है जी, वही है, जल्दी में लिख दिया मैंने एम ओवर के या के ओवर, अब मैंने सही कर दिया। कूलिंग कोई नहीं हो रही, कूलिंग होनी कोई नहीं। कर दी। लास्ट लाइन में फ्रिक्वेंसी का फार्मूला लिखा जी। अच्छा, इसके बाद क्योंकि नोट्स आपके पास हैं, मैं सारी ये डेरिवेशन अगर मैं ये करूंगा तो ये थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। मैं आपको वर्बली जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद क्योंकि एक दफ़ा पेपर में आया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंजर्वेशन जो है वो एनर्जी की क्या होगी, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो होल्ड होता है। ऑब्वियसली अगर फिजिकली भी आप इंटरप्रेट करें तो जब बॉडी जो है वो ब्लॉक जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम, और जब उसको रिलीज करेंगे तो जब मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो उस वक्त वो पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जब वो बॉडी या ब्लॉक जो है वो मीन पोजीशन पे होगा तो उस वक्त सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर इसी तरीके से वो ब्लॉक जो है वो फिर मीन से दोबारा एक्सट्रीम पे जाता है तो वो काइनेटिक एनर्जी फिर उसके ऊपर वर्क करती है और फिर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करती है। तो लिहाजा इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहती है इस ऑसिलेशन के अंदर, ठीक है जी। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने अपना प्रूफ करना है मैथमेटिकली, कि ऑब्वियसली मैथमेटिकल रिलेशन के जरिए कि एनर्जी जो है इसमें कंजर्व रहती है कि नहीं रहती। तो उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को करने के लिए सारा मैथमेटिकल डेरिवेशन है, आप इसको देख लीजिएगा। पेज नंबर 7 से लेके ये पेज नंबर 12 तक जो है
वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसको मैथमेटिकली प्रूव किया है। और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें 3 एक्सप्रेशन निकाल लेंगे कि जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे था उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी थी, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। फिर इसी तरीके से मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वहां पर जो रिलेशन है वो भी यही आना चाहिए, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। और फिर किसी भी इंस्टेंट पर, मीन और एक्सट्रीम के दरमियान किसी भी इंस्टेंट पर जो टोटल एनर्जी डेट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो वो दोनों को जमा करके निकालेंगे, फिर यही रिलेशन आएगा। इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो होल्ड हो रहा है, क्योंकि ये जब बॉडी ऑसिलेट करेगी तो उस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो है वो ऑसिलेट करेगी। ठीक है जी, तो आप इसको खुद देख लीजिएगा, इजी है ये। इसके बाद हम देखेंगे जी नेक्स्ट टॉरशनल ऑसिलेटर। अब ये देखें, ये सारे के सारे ये क्योंकि अपना जो स्प्रिंग था वो ऑसिलेट कर रहा है ऑन द टेबल, फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर। स्ट्रिंग, ये तो हम इसमें पढ़ेंगे जाके वेव्स के अंदर, ये वेव्स वाला चैप्टर तो नहीं पढ़े हम, तो ऑसिलेशन वाला पढ़ रहे हैं अभी। तो ये उसमें हम देखेंगे जब वेव्स पे जाएंगे तो उस वक्त इसको देखेंगे। अच्छा जी, टॉरशनल ऑसिलेटर जो है द सेम STR वाले में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आया हुआ पास पेपर में, वो नहीं करना। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ जी आपका, वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है डिफरेंस करें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो वो जस्ट आपने वो बताना है कि उसमें डिफरेंस आता है मोस्टली, बाकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस तरह का क्वेश्चन बना हुआ है वो आप मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, टॉरशनल ऑसिलेटर जो है बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस या इसी फिनोमेना या इसी अपना पैटर्न के ऊपर हम करेंगे, इस बिल्कुल वही कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, फिर उसके बाद हमने उसके एक्सेलरेशन निकालना है, फिर सॉरी वेलोसिटी निकालेंगे, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे और फिर टाइम पीरियड निकालेंगे, सेम इस तरीके से। हाँ, डिफरेंस है। तो डिफरेंस यही है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड रहती है, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए अपना इनर्शियल फ्रेम जरूरी नहीं है। अच्छा जी, द टॉरशनल ऑसिलेटर क्या जी? टॉरशनल ऑसिलेटर
अच्छा जी, ये देखें टोरेशनल ऑसिलेटर जस्ट लाइक आपके पास आप वर्टिकली एक शाफ्ट के साथ एक डिस्क जो है वो हैंग कर देते हैं। अब ये देखें जैसे ये पंखे की डिस्क नहीं होती लाइक इस तरीके से आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे ऑसिलेट करके इधर आ जाएगी, यहां से छोड़ेंगे तो ये वापस ऐसे आएगी। तो फिर इस तरीके से ऑसिलेट, जैसे कि क्लॉक के अंदर जो वो डायल लगा होता है ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा होता है, बिल्कुल इसको वर्टिकली हैंग कर दें और वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा हो तो उसको हम टोरेशनल ऑसिलेटर कहते हैं, टोरेशनल ऑसिलेटर कहते हैं। अब ये देखें इसको फिक्स स्पोर्ट के साथ हमने हैंग किया हुआ है, तो ये ओपी जो है वो इसकी रेफरेंस लाइन है। जब हम इसको ऐसे करके छोड़ेंगे तो उस वक्त ये ओपी यहां पे आ जाएगी, ओ क्यू, यानी कि ओ क्यू ये रेफरेंस लाइन जब यहां पे होगी तो उस वक्त ये रेफरेंस लाइन के साथ इसका एंगल क्या होगा, थीटा होगा। जैसे ही छोड़ेंगे तो ये दोबारा फिर मीन पोजीशन पे आएगी, फिर दोबारा वापस एक्सट्रीम पोजीशन पे दूसरी, तो इस तरीके से ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। तो दैट इज कॉल्ड टोरेशनल ऑसिलेटर। तो हम इसकी भी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो उसको हम ड्राइव करते हैं। तो अब यहां पर ये है कि यहां पर लीनियर मोशन नहीं है, यहां पर इसकी टोरेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो हमारे पास इसके ऊपर जो हम लगा रहे हैं, इसकी एग्जांपल यही है कि जैसे आपके पास एक डिस्क है, इस डिस्क को आप हैंग कर देते हैं किसी सीलिंग के साथ, छत के साथ, किसी शाफ्ट के हेल्प की मदद से, और फिर उसके बाद आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। जब फोर्स लगाएंगे तो ये इस तरीके से रोटेट करेगा, यहां से छोड़ेंगे तो फिर ये वापस मीन पोजीशन की तरफ, फिर दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन, तो इस तरीके से ये ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। और इसकी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे कि वो क्लॉक के अंदर जो डायल नहीं लगा होता बड़ा, वो जैसे ऐसे रोटेट कर रहा होता है, बिल्कुल इसी तरीके से वो अपनी मीन यानी रेफरेंस लाइन के गिर्द ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। तो ये हमारे पास एक शाफ्ट है या एक डिस्क है जिसको हमने किसी फिक्स पोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है, और जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये रेफरेंस लाइन ओपी जो है वो रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से छोड़ेंगे तो फिर ये मीन पोजीशन पे, और इनर्शिया की वजह से फिर यहाँ पे स्टेन नहीं करेगी, फिर ये उस साइड पे चली जाएगी। तो इस तरीके से ये डिस्क जो है वो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द ऑसिलेट करना शुरू कर देती है। अब क्योंकि यहाँ पर इसकी मोशन जो है वो लीनियर नहीं है बल्कि रोटेशनल मोशन है, तो यहाँ पर इसमें फोर्स नहीं होगी बल्कि यहाँ पे क्या होगा, टार्क होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी, और हुक लॉ के मुताबिक, बिल्कुल वहां पे हम लिखा था हुक लॉ, उसमें क्या होगा, क्योंकि जितना ज्यादा इसके ऊपर टार्क अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। वहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे एंगुलर, वहां पे लीनियर फोर्स थी, यहाँ पे टॉर्क होगा। तो हम यहाँ पे यस ये कह सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू हुक लॉ के मुताबिक बिल्कुल उसी तरीके से हम डेरिवेशन करेंगे कि टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, सॉरी थीटा, या हम ये कहेंगे कि टार्क इज प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू के थीटा। यहां पर जो हमारे पास के है इसको बोलेंगे टोरेशनल कांस्टेंट। के क्या है, टोरेशनल, वहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट था, यहाँ पे टोरेशनल कांस्टेंट है। और जो के है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो इस शाफ्ट जिसके साथ ये अटैच किया हुआ है डिस्क, उसकी मटेरियल, उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली जब हम इसके ऊपर अप्लाइड टार्क लगा रहे हैं तो इसमें एक ऐसा टार्क भी प्रोड्यूस हो गया है, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स, इसमें रिस्टोरिंग टार्क होगा जिसको वापस लेके आएगा जी, एस द रिस्टोरिंग टार्क, वो क्या होगा, टा इज इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा। ऑब्वियसली कि इस, पहले पानी पिला दो यार मुझे, फिर कॉफी भी ले आओ 2:30 बजे। तो ये हमारे पास है जी टार्क, रिस्टोरिंग टार्क। अब इस रिस्टोरिंग टार्क की वजह से इसमें एक्सेलरेशन भी होगा, और वो कौन सा होगा, रोटेशनल एक्सेलरेशन होगा जी, ठीक है जी। तो हम यहां पे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज इक्वल टू, उसमें क्या होगा जी, आई इंटू अल्फा।
ये आ जाएगी। अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी डेट डाल दीजिएगा। अच्छा जी, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, डेट इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस के ओवर आई इंटू थीटा आ गया। ठीक है जी, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर अल्फा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के इंटू आई इंटू थीटा। इसको रख लें जी इक्वेशन नंबर 3, बल्कि इसको ऐसे कर लें कि ये आ जाएगी जी, बल्कि ये इस तरफ आ जाएगी प्लस के ओवर आई थीटा इज इक्वल टू 0। लें जी, ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है, इट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसका क्या करेंगे जी, इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है तो इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब जरा थोड़ा सा आ जाते वर्बली, क्योंकि सारी की सारी आपने ऑलरेडी पिछला टॉपिक बिल्कुल इस पर डिस्कस कर लिए। जब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी तो ये क्या बन जाता है जी, एस वी हैव डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के ओवर आई इंटू थीटा। इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो ये भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन ही बन गई, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास एक ऐसा फंक्शन जिसका डबल डेरिवेटिव लिया जाए, फंक्शन इटसेल्फ आ रहा है विद सम कांस्टेंट नेगेटिव, तो इसका सोल्यूशन भी जो है वो किस फॉर्म में होगा, साइन कोस की फॉर्म में। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा जी, इसका सोल्यूशन आ जाएगा जी एस द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3। तो वो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू एक्स थीटा एम कोज ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ये सोल्यूशन आ जाएगा इसका, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, इट इज द डिस्प्लेसमेंट। फिर इसी तरीके से हम निकाल लेंगे जी वेलोसिटी, फिर इसी तरीके से निकाल लेंगे एक्सेलरेशन, फिर इसी तरीके से हम निकाल लेंगे टाइम पीरियड, फिर इसी तरीके से हम निकाल लेंगे फिर वही पैटर्न पे। ठीक है जी, तो ये आप कर लेंगे होपफुली। पिक्चर भेज दें यार। बाकी भी यस कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि सब कुछ समझ आ गई है। इससे बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो है खुद कर लेंगे आप, सेम उसी तरीके से करना है। गुड। यस, सिर्फ और सिर्फ ये रोटेशनल मोशन में आ जाएगा, वो हमारे पास लीनियर मोशन में आएगा। ठीक है जी। सपोज करें अगर पेपर में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई करके देता है कि आपने डिस्कस, टोरेशनल ऑसिलेटर नहीं कहता, वो कहता है जी डिस्कस डिस्कस द मोशन ऑफ अ बॉडी हैव अ रोटेशनल मोशन, तो ऑब्वियसली यही होगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन भी अगर चेंज हो तो बाकी जो है ना वो पैटर्न और ये क्वेश्चन आंसर इसका यही बनता है। अच्छा जी, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है जी सिंपल पेंडुलम, क्योंकि सिंपल पेंडुलम आपने ऑलरेडी एफएससी में किया हुआ है।
क्या आपने लिखा है जी हमजा मुख्तार इक्वेशन 1 ऑफ मोशन? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, सही है। सारे स्टेप इसी पैटर्न पे करेंगे, ठीक है ठीक है। रोटेशनल के लिए आपने इसी तरीके से करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लिया, फिर उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, इसका डेरिवेटिव लेंगे, वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर एक्सेलरेशन इसको और इस एक्सेलरेशन को हम इक्वेट करके वहां से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, फिर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम ऐसा टॉपिक है जो ऑलरेडी आपने जो है वो एफएससी में किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से नोट्सों में भी दिया हुआ है। वैसे तो कभी पेपर में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आया, लेकिन एक दफ़ा आप उसको देख लीजिएगा अपने तौर पे, ठीक है जी। उसमें लिखा हुआ नोट्सों में, मुश्किल नहीं है। अब हम देखते हैं जी फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम। अच्छा जी, फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है? फिजिकल पेंडुलम ये होता है कि हमारे पास कोई ऑर्बिट्रेरी शेप बॉडी जो है, किसी भी शेप की ऑर्बिट्रेरी बॉडी जो है, जब वो और इस तरीके से ऑर्बिट्रेरी बॉडी है कि सपोज करें इसका एक फिक्स एंड जो है वो हमने फिक्स कर दिया है। वो जो फिक्स एंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पिवट बोलेंगे। अब ये देखें, जिस फिक्स एंड को हमने फिक्स किया हुआ है, अब ये देखें अगर हम इस बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, अप्लाइड टॉर्क लगाते हैं, तो ये बॉडी जो है वो अपने वर्टिकल एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेट करेगी। जब हम इसको यहां से छोड़ देंगे तो ये बॉडी जो दोबारा वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगी और फिर इसी तरीके से तो दैट विल ऑसिलेट अबाउट इट्स फिक्स्ड एक्सिस। अपने फिक्स एक्सिस के गिर्द वो बॉडी जो है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। तो इसको हम बोलेंगे, बल्कि ले आए पानी और, थैंक यू। तो ये अपने फिक्स वर्टिकल एक्सिस के गिर्द वो बॉडी जो है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देती है। तो इस बॉडी को हम बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम कहते हैं। अब इस की सबसे पहले तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन या इसका टाइम पीरियड निकालेंगे, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि कब ये फिजिकल पेंडुलम जो है ये सिंपल पेंडुलम के तौर पर एक्ट करता है और इसके लिए क्या कंडीशन है। वो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि ये देखें, ये इसका फिक्स एक्सिस है, ये हमारे पास किसी भी आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी है, ये इसका फिक्स पॉइंट है P, ये इसका वो वर्टिकल एक्सिस है, ये वाला, ये रेफरेंस एक्सिस है। जब इसको हम इस तरीके से ऑसिलेट करेंगे तो ये अपने रेफरेंस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाती है। तो इस कंपाउंड का, इस फिजिकल पेंडुलम का, इस रिजिड बॉडी का वो वाला पॉइंट जहां पर इसका सारे का सारा मैस एक्ट करता है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ मैस। तो ये वो सेंटर ऑफ मैस है। तो इसका मतलब है कि ये बॉडी जो है वो सारे का सारा मैस यहाँ पे एक्ट कर रहा है।
तो इसका जो मैस एक्ट कर रहा है वो हम यहाँ पे लेंगे वेट, ये mg, और वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। ठीक है जी। तो जब हम इसको अपने अपने वेट की वजह से ये बॉडी जो है वो ऑसिलेट करती है, रोटेट करती है, तो जब हम इसके ऊपर अप्लाइड टॉर्क, अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तो ये ऑसिलेट करके इधर आ रही है। तो उस वक्त ये जो हमारे पास यहाँ पे जितना एंगल बनेगा वो यहाँ पे एंगल बनेगा, ये वाला थीटा। ठीक है जी। जब इसको छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली ये बॉडी वापस आ रही है। तो हमने ये देखना है कि इस केस में इसको रिस्टोरिंग टॉर्क कहां से मिल रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स, या क्योंकि इसमें रोटेशनल मोशन है तो इसलिए हम इसमें बोलेंगे इसका रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो इसको कौन सी चीज प्रोवाइड कर रही है। तो जैसे ही हम इसको यहां पे छोड़ेंगे तो इस पोजीशन के ऊपर जब ये यहां पर है तो उस वक्त इसके दो, एक तो फोर्स लग रही है जिसकी वेट की, और ये वेट जो है ये इसके रेफरेंस एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा। ये तो हम क्या करेंगे जी, हम इस वेट को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट्स आएगा ये वाला, वो क्या होगा जी, mg cos थीटा, और एक थीटा के सामने वाला होगा mg sin थीटा। अब ये वाला कंपोनेंट जो है ये तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इसको रिस्टोरिंग टॉर्क तो नहीं प्रोवाइड कर रहा। इसका मतलब है ये वो कंपोनेंट है mg sin थीटा जो कि इसको रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, और ये किस डायरेक्शन में है, ये मीन पोजीशन की तरफ है, सेंटर की तरफ है। तो दैट इज द कंपोनेंट्स व्हिच प्रोवाइड अ रिस्टोरिंग टॉर्क। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी एज द रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो कौन सा कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है जी, वो mg sin थीटा। तो हम यहां पे लिखेंगे माइनस mg d sin थीटा, क्योंकि हमें पता है टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वाला कंपोनेंट कौन सा है, वो है जी mg sin थीटा, और जो डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट यानी मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म क्या है कि जिस बॉडी जिस पॉइंट के गिर्द रोटेट करेगी और जहां पर फोर्स लग रही है तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पिवट से इस सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो कितना है, d। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस mgd। माइनस का मतलब है कि ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो इसलिए आ जाएगा माइनस mgd साइन ऑफ थीटा। क्लियर है जी। नहीं, टोरेशनल ये फिजिकल पेंडुलम का अलहदा से पूछा जाता है। फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम अलहदा है, और जो हमारे पास, क्योंकि जो टोरेशनल ऑसिलेटर होता है उसका जो फिक्स पॉइंट होता है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है, उस बॉडी के अंदर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो टोरेशनल ऑसिलेटर है इसका जो पिवट पॉइंट होता है दैट इज टेकिंग इन द बॉडी, वो बॉडी के अंदर ही किसी पॉइंट पर होगा और उसके गिर्द वो बॉडी रोटेट कर रही होती है, इसलिए तो इसलिए सेम नहीं है ये। तो ये हमारे पास टॉर्क आ गया, ये अपना क्या कहते हैं टोरेशनल ऑसिलेटर का ये टॉर्क आ गया। हमें यहाँ पे पता है एस, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि सिंपल पेंडुलम जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यों थीटा स्मॉल है। एस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टा इज इक्वल टू माइनस mgd थीटा आ जाएगा जी। ठीक हो गया जी, ये टॉर्क हमारे पास आ गया। हमें ये पता है टोरेशनल ऑसिलेटर में जो हमने कांस्टेंट लगाया था वो क्या था, वहां पे हमने टॉर्क लिया था टा इज इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा। इसको रखें इक्वेशन नंबर 1, यहां पर रखें इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को कंपेयर, क्योंकि के की वैल्यू हमने निकालनी है। तो यहां से आ जाएगा के इज इक्वल टू mgd। ये लें जी, हमने टोरेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। इसमें जो टोरेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, के इज इक्वल टू mgd। अब हमें ये पता है, आपने ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सॉरी जो निकाला है क्या कहते हैं टाइम पीरियड जो निकाला, जो मैंने टोरेशनल ऑसिलेटर का निकाला था वो क्या था जी, एज वी नो द टाइम पीरियड फॉर टोरेशनल ऑसिलेटर में से जो निकाला था आपने,
वो था t इज इक्वल टू 2 पाई i ओवर k, ये फार्मूला था। लेकिन k की वैल्यू जो हमने यहां पे निकाली हुई है इसके लिए एस k इज इक्वल टू क्या है जी एम जी डी, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई आई ओवर एम जी डी। लें जी ये टाइम पीरियड है इसका, इट इज द टाइम पीरियड फॉर फिजिकल पेंडुलम। अगर आपको यहां से वो कोई कहता है जी आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाएं जी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, आप डी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर, ठीक है जी। एस अगर आप निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, आई इज इक्वल टू एम जी डी टी स्केयर ओवर 2 पाई, बल्कि 4 पाई स्केयर। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि इसका ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, फिजिकल पेंडुलम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन ये है, ठीक है जी। यहां से ये भी निकाल सकते, ये तो बड़ा सिंपल सा था। अब यहां पे दो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। T इज इक्वल टू एम जी साइन, ये देखें जी सिंपल हमारे पास T इज इक्वल टू एम जी डी साइन थीटा आता है, ये टार्क है, क्योंकि टार्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू मूवमेंट आर। तो यहां से फोर्स तो यहां पे लग रही है क्योंकि हमेशा जहां पे सेंटर ऑफ मास होता है वहां पे फोर्स लगती है। अब क्योंकि इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एम जी, तो हमें वो वाला कंपोनेंट चाहिए इसका जो कि सेंटर की तरफ हो, मीन पोजीशन की तरफ हो, जिसकी वजह से रिस्टोरिंग टार्क मिल रहा हो। तो लिहाजा हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, एक कंपोनेंट ये आ जाता है, एक कंपोनेंट ये आ जाता है, ठीक है जी। तो ये वाला कंपोनेंट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ लग रहा है, इट कैन नॉट प्रोवाइड आ रोटेशनल रिस्टोरिंग टॉर्क, तो ये वो कंपोनेंट है जो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं सेंटर की तरफ, तो ये आ गया। तो टॉर्क किसके बराबर होता है, मूवमेंट आर्म इनटू फोर्स, मूवमेंट आर्म ये है, फोर्स ये लग रही है, तो ये आ गया जी एम जी डी साइन थीटा। माइनस का मतलब है डेट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। थीटा बहुत स्मॉल है, इसके बराबर आ जाएगा, ये हो गया। अब हमें पता है हम टॉरेशनल कांस्टेंट जो पीछे हमने टॉरेशनल ऑसिलेटर पढ़ा है उसकी वैल्यू ये होती है, इन दोनों को इक्वेट किया तो के की वैल्यू हमने यहाँ पे टॉरेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो वो फाइंड आउट कर ली है, ठीक है जी। तो हमें टाइम पीरियड का फार्मूला टॉरेशनल ऑसिलेटर से ही पता है, वो ये था के की वैल्यू यहाँ पे लगा के, तो हमने टाइम पीरियड निकाल लिया फिजिकल पेंडुलम का। अगर आप यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसका स्केयर ले लें, तो यहाँ से आई की वैल्यू ये आ जाती है। क्यों जी नुमान साहब, समझ आ गई आपको? अब ये देखें जी, इसके बाद हमारे पास दो केस आ जाते हैं जी। ये जरा समझने वाले हैं। क्यों जी नुमान साहब समझ आई है? यस तो कर दें, अगर नहीं आई है कि नहीं आई बता दें आप मुझे। हाँ जी, टाइम पीरियड आप डायरेक्टली लिख देंगे क्योंकि हमें पता है कि टॉरेशनल ऑसिलेटर में हमने टाइम पीरियड निकाला हुआ है, तो आप डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा जी, यहां पे दो केस हैं, अब उसको जरा गौर से समझना है। केस वन, इसकी या पिक्चर लेके भेज दें ताकि मैं फिर रेस कर दूं। ये मैं आपको इसकी बोर्ड की पिक्चर जो है वो भेज देता हूं। सेंटर ऑफ मैस पूरी बॉडी में वो वाला पॉइंट होता है जहां पे किसी बॉडी का सारा मैस एक्ट करता है, उसे सेंटर ऑफ मैस कहते हैं। तो वो किसी भी जगह पे हमने यहाँ पे ले लिया कि ये वो पॉइंट है जहां पे सारी का सारा मैस एक्ट कर रहा है। तो जहां मैस एक्ट करेगा तो वहां पे भी उसका वेट होगा ना नीचे की तरफ। ये पिक्चर आपको मैं दे रहा हूं, इसके बाद इसके दो केस हम डिस्कस करेंगे, और केस डिस्कस करने के बाद फिर आपको 10 मिनट की ब्रेक देते हैं और फिर इसका अगला पोर्शन हम करेंगे जी।
अच्छा जी, केस 1 ये है, इसमें जो केस 1 आएगा वो ये है, हमने केस 1 ये ले रहे हैं, जरा केस 1 सुन लीजिएगा। हम लेट कर लेते हैं कि द फिजिकल पेंडुलम इज एक्टिंग एज अ कंपाउंड पेंडुलम whenever the compound pendulum is acting as a simple pendulum। ऑब्वियसली अगर ये कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम जो है ये एक सिंपल पेंडुलम के तौर पे एक्ट करेगा, तो कंपाउंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो सिंपल पेंडुलम के बराबर होगा, तब एक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे प्रूव कर देते हैं कि इसका टाइम पीरियड जो है वो सिंपल पेंडुलम के बराबर है, तो ये बता दें। लेकिन अब केस ये है कि क्या सपोजिशन की जाए, ऐसी क्या चीज ली जाए कि ये सिंपल पेंडुलम के तौर पे एक्ट करे। तो सिंपल पेंडुलम में हमें पता है कि मैसिव बोर्ड जो होती है, मैसिव बॉब जो है वो किसी स्ट्रिंग के साथ, किसी स्पोर्ट के साथ इस तरह अटैच होती है कि वो पॉइंट बाहर होता है, जिसके दूसरे रोटेट करना था वो पॉइंट उस बॉडी से बाहर होगा। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि वो जो पिवट पॉइंट है दैट इज टेकिंग आउटसाइड, वो बाहर है। जब ये बाहर होगा तो उस वक्त ये जो इस फिक्स पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस डी था वो उस वक्त उसकी लेंथ के बराबर होगा एल के। ठीक हो गया जी। और जब ये बॉडी इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है, ठीक है जी, उस वक्त एल जो है आर के बराबर है, या मतलब इस जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर भी है, क्योंकि ये पूरा सर्कुलर पाथ हो। तो ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया। हमें ये पता है कि जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन है वो हमें पता है एज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या है, एम आर स्क्वायर होता है। जबकि हमने ये बताया है आर तो एल के बराबर है, उसकी लेंथ के बराबर है, तो ये आ जाएगा। और स्मॉल एम जो है वो कैपिटल एम उस पूरी बॉडी का मास के बराबर है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एम इंटू आर एल स्क्वायर। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक है जी। अब हमें ये पता है कि जो उसका टाइम पीरियड है, वी नो दैट टाइम पीरियड जो है उसका हमने अभी निकाला था मूवमेंट ऑफ इसका फिजिकल पेंडुलम का, वो किसके बराबर था, 2 पाई आई ओवर एम जी डी। लें जी, इसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यू, तो क्या आ जाएगी 2 पाई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इसका निकाल दिया जी, क्या, कैपिटल एम एल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल एम जी डी किसके बराबर है, डी एल के बराबर है, एल आ जाएगा। तो ये एम एम से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई, ये एल एल से कट जाएगा तो एल ओवर जी। तो ये एक्चुअली टाइम पीरियड किसका आ गया जी, सिंपल पेंडुलम का। तो इसका मतलब है, अब यहां पे हमने ये देखा है कि कब फिजिकल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम के तौर पे एक्ट करता है, कब, जब वो पिवट पॉइंट जो है वो आउटसाइड द बॉडी हो, और उस वक्त जो पिवट से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस डी है वो एल के बराबर हो। अब हमने ये एल डी हमें नहीं पता कि डी कितना होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि डी इज इक्वल टू एल हो, तो उस वक्त इसका टाइम पीरियड जो है वो फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो सिंपल पेंडुलम, यानी कि ये फिजिकल पेंडुलम जो है वो सिंपल पेंडुलम के तौर पे एक्ट करता है जी, ये हमने बता दिया। अब यहाँ पे केस 2 ये ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे बताते हैं जी कि ये डी कितना होना चाहिए। अगर इसका टाइम डी की वैल्यू हमने वो पर्टिकुलर वैल्यू ली है जिसकी वजह से इसका टाइम पीरियड के बराबर आ गया, अब डी की कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि वो फिजिकल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम के तौर पे एक्ट करे। अब हमने वो डी की वैल्यू निकालनी है, तो फिर हम यहाँ पे ये डी की वैल्यू निकालने के लिए ये कर लेते हैं कि हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि दोनों का टाइम पीरियड बराबर है। तो क्या होगा जी, एज वी नो इसका टाइम पीरियड जो था
टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम जो है वो क्या, T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी, इसको रखें जी क्वेश्चन नंबर 1। आल्सो फॉर फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई IMGD, ये रख लें जी। अब हम यहां पे लेट कर लेते हैं कि दोनों टाइम पीरियड बराबर हैं जी। ये हमने लेट किया है अब डी की वैल्यू निकालने के लिए, तो दोनों अगर बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा जी, ये आ जाएगा हमारे पास I ओवर MGD इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी। तो यहां से स्केयर कर लेंगे, तो यहां से जो D की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो वो D की वैल्यू क्या आती है, या L सोर L जो है लेंथ कितनी होनी चाहिए उसकी, वो आ जाती है I ओवर MD। लें जी, अगर हम ये चाहते हैं कि उस वक्त सिंपल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम के बराबर हो, तो उस वक्त फिजिकल पेंडुलम की जो L हमने लिया है वो इस पैरामीटर, इसके मुताबिक हो, ये वो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू हो, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि L अगर I ओवर MD के इक्वल हो तो उस वक्त फिर वो फिजिकल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है जी, तो ये इसके दो केस थे कि कब फिजिकल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम के तौर पे एक्ट करेगा। ये इसकी पिक्चर ले लीजिए।